दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री में इस वीडियो में प्रस्तुत है संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, संसद की प्रमुख वित्तीय समितियां, संसदीय कार्रवाई से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली तथा महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता से संबंधित महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य एवं जानकारी। इसमें सबसे पहले हम प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। दोस्तों भारतीय संविधान के तहत लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और आप जानते हैं संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। तो आप जानते भी हैं कि भारत की व्यवस्था जो है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में होती हैं। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। दोस्तों राष्ट्रपति जो है अपने कृत्यों या कार्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है और सामान्यतया राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री और जो भी मंत्रिपरिषद और कैबिनेट के मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा उनके पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई जाती है। और यहाँ पर देखिए संविधान का अनुच्छेद 75(3) इसके अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और दोस्तों सामूहिक उत्तरदायित्व ही संसदीय शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण गुण है। यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। और आप जान लीजिए दोस्तों लेटेस्ट एक 91वां संविधान संशोधन अधिनियम है 2003 का। उसके द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की कुल संख्या होगी प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। आइए देख लेते हैं भारत के प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री रहे थे। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। देखिए इसके बाद यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री थे। गुलजारी लाल नंदा पुनः कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्य किया। इसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री रहे। पुनः इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या हो गई 1984 में। 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे। राजीव गांधी के बाद बीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक था।
चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री रहे और पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक और एच डी देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इंद्र कुमार गुजराल का कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 और देखिए यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 में 2 बार प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह का कार्यकाल 2 कार्यकालों के लिए 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे कार्यकाल में अब 26 मई 1914 से 1919 तक रहे, फिर अब 1919 से कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों का संसद के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है और अनुच्छेद 75(5) में व्यवस्था है कि यदि मंत्री बनते समय कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा पद छोड़ना पड़ेगा। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, आप जानते भी होंगे। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिमंडल का और सभी मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद का गठन होता है। तो मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय है, मंत्रिपरिषद उससे बड़ा निकाय है। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देते हैं और प्रधानमंत्री देखिए नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद आदि के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को बर्खास्त करने और स्वयं त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को भंग करने का परामर्श राष्ट्रपति को दे सकते हैं। प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अभी तक सर्वाधिक समय 16 वर्ष 286 दिन तक प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने और वे प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया था, जबकि विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल थे। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थीं। 3 प्रधानमंत्रियों, देखिए, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में और राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। पीवी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी एक कार्यकाल में सबसे कम अवधि मात्र 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे और एच डी देवगौड़ा प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे। दोस्तों देखिए, अब तक 6 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इनमें मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एच डी देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी। जगजीवन राम ने मंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बाद आइए लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, न कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, आप जान लीजिए कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं वो लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, न कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। हालांकि 14 दिन पूर्व इस आशय की सूचना देना जरूरी होता है। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 118(4) के अंतर्गत ये व्यवस्था है कि लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है।
कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और प्रथम लोकसभा का कार्यकाल दोस्तों 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा, जबकि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा, प्रथम लोकसभा कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 रहा, जबकि लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। आइए देख लेते हैं लोकसभा अध्यक्षों के बारे में। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर रहे 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक। दूसरे लोकसभा अध्यक्ष एम अनंत शयनम आयंगर 8 मार्च 1956 से 16 अप्रैल 1962 तक। हुकुम सिंह इसके बाद 17 अप्रैल 1962 से 16 मार्च 1967 तक। नीलम संजीव रेड्डी 17 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 और 26 मार्च 1977 से 13 जुलाई 1977 तक लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। जी एस ढिल्लन 8 अगस्त 1969 से 17 मार्च 1971 और 22 मार्च 1971 से 1 दिसंबर 1975 तक लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। देखिए उसके बाद बलिराम भगत रहे हैं 15 जनवरी 1976 से 25 मार्च 1977। के एस हेगड़े लोकसभा अध्यक्ष थे 21 जुलाई 1977 से 21 जनवरी 1980। बलराम जाखड़ 22 जनवरी 1980 से 18 दिसंबर 1989 तक। रवि राय 19 दिसंबर 1989 से 9 जुलाई 1991 और शिवराज पाटिल 10 जुलाई 1991 से 22 मई 1996 तक लोकसभा अध्यक्ष रहे। पी ए संगमा ये 23 मई 1996 से 23 मार्च 1998 तक और जी एम सी बालयोगी 24 मार्च 1998 से 19 अक्टूबर 1999 और 22 अक्टूबर 1999 से 3 मार्च 2002 तक लोकसभा अध्यक्ष थे। मनोहर जोशी 10 मई 2002 से 2 जून 2004 तक। सोमनाथ चटर्जी 4 जून 2004 से 31 मई 2009 तक। मीरा कुमार श्रीमती मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष रहीं 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक। सुमित्रा महाजन 6 जून 2014 से 17 जून 2019 तक और ओम बिरला वर्तमान लोकसभा स्पीकर हैं 19 जून 2019 से अब तक। दोस्तों आप जान लीजिए प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर और उपाध्यक्ष एम अनंत शयनम अयंगर थे। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थीं और सबसे अधिक मतदाताओं वाला लोकसभा क्षेत्र मल्काजगिरी तेलंगाना और सबसे कम मतदाताओं वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख और सबसे छोटा चांदनी चौक दिल्ली का है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बाद आइए देख लेते हैं दोस्तों संसद की प्रमुख वित्तीय समितियों के बारे में। दोस्तों संसद की वित्तीय समितियों में आप जानते हैं लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से लगभग हर बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। लोक लेखा समिति यानी पीएसी, इसके बारे में जानते हैं। इसमें कुल सदस्य 22 होते हैं जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। तो याद रखिएगा लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, दोनों सदनों से सदस्य होते हैं। इसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है और इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। और दोस्तों लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। अब आइए एस्टीमेट कमेटी यानी प्राक्कलन समिति के बारे में जानते हैं। दोस्तों प्राक्कलन समिति बड़ी समिति होती है, इसकी सदस्य संख्या 30 होती है जो कि लोकसभा से ही सारे सदस्य इसमें लिए जाते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है और सरकारी खर्चे में कमी लाने आदि विषयों पर यह समिति रिपोर्ट देती है। सार्वजनिक उपक्रम समिति, तो इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करता है। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है।
इसके बाद आइए कुछ संसदीय कार्रवाई में प्रयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्दावली और उनके अर्थ को जान लेते हैं। शून्यकाल या जीरो आवर। दोस्तों, लोकसभा में प्रश्नकाल जो है 11 से 12 बजे तक होता है। उसके बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय शून्यकाल कहा जाता है, जबकि राज्यसभा में शून्यकाल 11 से 12 बजे तक होता है। इस दौरान सदस्यों द्वारा अति महत्वपूर्ण मामलों को उठाया जाता है। तारांकित और अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं? तो ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर सदस्य को तुरंत अपेक्षित होता है तारांकित प्रश्न कहलाते हैं। इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। और ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर सदस्य लिखित रूप से चाहता है अतारांकित प्रश्न कहलाते हैं। विनियोग विधेयक, तो इसके द्वारा भारत की संचित निधि से धन निकाला जा सकता है और संचित निधि पर भारित व्यय हेतु अनुदान की मांग इसमें शामिल होती है। वित्त विधेयक क्या है? तो आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में उल्लेख है और ऐसे विधेयक जो राजस्व और व्यय से संबंधित होते हैं वित्त विधेयक कहलाते हैं। धन विधेयक, तो संविधान के अनुच्छेद 110 एक के उपखंड क से उपखंड 6 तक उल्लिखित विषयों से संबंधित विधेयक धन विधेयक या मनी बिल कहलाते हैं। इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। लेखानुदान क्या है? दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए अग्रिम राशि मंजूर की जाती है। और नियम 193 क्या है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा इस नियम के तहत अविलंबनीय और अति महत्व वाले विषय पर अल्पकालिक चर्चा की मांग की जाती है। गणपूर्ति या कोरम, तो सदन की बैठकों में गणपूर्ति या कोरम आवश्यक होती है। यह कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होती है और इसके अभाव में बैठक स्थगित कर दी जाती है। तो कोरम जो है किसी बैठक के लिए बहुत जरूरी होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल और महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के बारे में महत्वपूर्ण प्रावधानों को। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी का उल्लेख है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और इसके कर्तव्यों में भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना और विधिक स्वरूप के ऐसे कार्यों का पालन करना शामिल है जो राष्ट्रपति समय समय पर निर्देशित करें या सौंपें। अनुच्छेद 76 एक के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी पद पर नियुक्त करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करें, किंतु वह न तो सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है और न ही सरकारी सेवक। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है और महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन वह किसी भी सदन में या उसकी समिति की बैठक में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। अनुच्छेद 88 में ये प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 105 के अनुसार अपने पद के आधार पर उसे संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार हैं। और दोस्तों, अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था है और एडवोकेट जनरल जो है वो आप जान लीजिए कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महाधिवक्ता को राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। दोस्तों, महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होते हुए भी उसकी कार्रवाई में भाग ले सकता है और संबोधित कर सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा दिए गए समस्त विधिक कार्यों का संपादन करता है। अब आइए लास्ट में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के मासिक वेतन के बारे में जान लेते हैं। सर्वाधिक मासिक वेतन राष्ट्रपति का है 5 लाख रुपए प्रतिमाह, उपराष्ट्रपति 4 लाख रुपए प्रतिमाह, राज्यपाल 3,50,000 प्रतिमाह, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,80,000 रुपये प्रतिमाह, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 2,50,000 रुपये प्रतिमाह, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,50,000, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 2,25,000 रुपये और देखिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 2,50,000 रुपये और भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त 2,50,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त करता है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।